आपकी सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं खामोशी से अपना सर क्यों हिलाता हूँ जब मैं अभिभावकों के मुंह से सुनता हूँ मेरा बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। बढ़िया है, लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? मैं जानता हूँ कि ऊपर बताई गई निवेश रणनीति काफ़ी छोटी है। इसका इस्तेमाल सिर्फ यह दर्शाने के लिए किया गया है कि छोटी रकम कैसे बड़ी रकम में बदल सकती है। एक बार फिर मेरी सफलता यह बताती है कि प्रबल वित्तीय बुनियाद कितनी महत्वपूर्ण होती है, जिसकी शुरुआत एक सुदृढ़ वित्तीय शिक्षा से होती है। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यह दोहराने लायक है। वित्तीय बुद्धि में ये 4 मुख्य तकनीकी योग्यताएं शामिल होती हैं। फर्स्ट, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वित्तीय साक्षरता या अंक पढ़ने की योग्यता है। यदि आप कारोबार या निवेश खड़े करना चाहते हैं तो यह एक अत्यावश्यक योग्यता है। सेकंड, निवेश। निवेश पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान है। थर्ड, बाजारों को समझना। बाजारों को समझना मांग और पूर्ति का विज्ञान है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बाजार को वह दिया जो यह चाहता था। यही बिल गेट्स ने भी किया। $75,000 का मकान $20,000 में खरीदकर उसे $60,000 में बेच दिया गया। यह भी बाजार द्वारा उत्पन्न अवसर को जकड़ने का परिणाम था। कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। फोर्थ, कानून। कानून अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट, राज्य और संघीय कानूनों का ज्ञान है। मैं नियमों के हिसाब से खेलने की सलाह देता हूँ। यही वह बुनियादी नियम या योग्यताएं का मिश्रण है जिसकी आवश्यकता दौलत की सफल तलाश के लिए होती है। चाहे ये छोटे मकान खरीदना हो या अपार्टमेंट, बिल्डिंग, कंपनियां, शेयर, बॉन्ड, कीमती धातुएं, बेसबॉल कार्ड या कोई दूसरी चीज हो। कुछ साल बाद रियल एस्टेट बाजार पलट गया और बाकी हर व्यक्ति इसमें अंदर आ रहा था। शेयर बाजार उछाल पर था और हर व्यक्ति उसमें प्रवेश कर रहा था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। मैंने बेचना शुरू कर दिया और अब पेरू, नॉर्वे, मलेशिया तथा फिलीपींस की यात्रा करने लगा। निवेश परिदृश्य बदल गया था। अब हम रियल एस्टेट नहीं खरीद रहे थे, अब तो हम संपत्ति वाले कॉलम के भीतर मूल्य को बढ़ते हुए देख रहे हैं और शायद जल्द ही बेचना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि छोटे मकान वाले उन 6 सौदों में से कुछ बिक जाएंगे और $40,000 के नोट नकदी में बदल जाएंगे। मुझे अपने अकाउंटेंट को फ़ोन करना होगा कि वह नकदी के लिए तैयार रहे और उसे सुरक्षित रखने के तरीके खोजे। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वह यह है कि निवेश आते जाते रहते हैं। शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। अर्थव्यवस्था सुधरती बिगड़ती रहती है। संसार जीवन में कभी कभार मिलने वाले अवसर हमेशा आपको दे रहा है, आपको जीवन के हर दिन, मगर अक्सर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन वे वहाँ मौजूद होते हैं। संसार जितना ज़्यादा बदलता है और तकनीक जितनी ज़्यादा बदलती हैं, उतने ही अधिक अवसर आएंगे जो आपको और आपके परिवार को कई पीढ़ियों तक वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बना सकते हैं। अपनी वित्तीय बुद्धि विकसित करने की झंझट में क्यों पड़ें? एक बार फिर सिर्फ आप ही जवाब दे सकते हैं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं सीखना और विकास करना क्यों जारी रखता हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि कई परिवर्तन आने वाले हैं। मैं अतीत से चिपके रहने के बजाय परिवर्तन का स्वागत करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मैं जानता हूँ कि बाजार में ज्वार भी आएगा और भाटा भी आएगा। मैं अपनी वित्तीय बुद्धि को लगातार बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि बाजार में होने वाले हर परिवर्तन पर कुछ लोग घुटने टेक कर अपनी नौकरियों की भीख मांगेंगे। इस दौरान दूसरे लोग जीवन की थमाई बुरी परिस्थितियों को लेंगे और जीवन हम सभी को कभी कभार बुरी परिस्थितियां थमाता है और उन्हें लाखों डॉलर में बदल लेंगे। यही वित्तीय बुद्धि है। मुझसे अक्सर उन बुरी परिस्थितियों के बारे में पूछा जाता है जिन्हें मैंने लाखों डॉलर में बदला है। मैं अपने निवेशों के ज़्यादा उदाहरण देने में संकोच करता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि यह डींगे हाँकने या सीखी बगाड़ने का काम लग सकता है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ वास्तविक और आसान घटनाओं के संख्यात्मक व समयवादी वाले उदाहरण देता हूँ। मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह आसान है और आप वित्तीय बुद्धि के इन 4 स्तंभों से जितने ज़्यादा परिचित होते हैं, यह उतना ही ज़्यादा आसान होता है। व्यक्तिगत रूप से मैं वित्तीय विकास हासिल करने के लिए 2 मुख्य साधनों का इस्तेमाल करता हूँ।
रियल एस्टेट और स्मॉल कैप शेयर। रियल एस्टेट में निवेश मेरी नींव है। मेरी जायदादें लगातार कैश फ्लो प्रदान करती हैं और कभी कभार मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है। मैं स्मॉल कैप शेयरों का इस्तेमाल तीव्र विकास के लिए करता हूँ। मैं जो करता हूँ आपको पैसा करने की सलाह नहीं देता हूँ। उदाहरण बस यही है। उदाहरण, अगर अवसर बहुत जटिल है और मैं निवेश को नहीं समझता हूँ तो मैं निवेश नहीं करता हूँ। वित्तीय दृष्टि से सफल होने के लिए बस सरल गणित और सहज बोध की ही आवश्यकता होती है। उदाहरण देने के 5 कारण हैं। फर्स्ट, लोगों को अधिक सीखने के लिए प्रेरित करना। सेकंड, लोगों को यह बताने के लिए कि अगर बुनियाद सुदृढ़ है तो पैसे का महल बनाना आसान है। थर्ड, यह दिखाने के लिए कि भारी दौलत कोई भी इकट्ठी कर सकता है। फोर्थ, यह दिखाने के लिए कि आपके लक्ष्यों को हासिल करने के लाखों तरीके हैं। फिफ्थ, यह दिखाने के लिए कि यह रॉकेट विज्ञान जितना जटिल मामला नहीं है। 1989 में मैं पोर्टलैंड, ओरेगन में एक खूबसूरत इलाके में जॉगिंग करता था। यह एक उपनगर था, लेकिन इसमें छोटे छोटे मकान थे। वे छोटे और प्यारे थे। मुझे लगता था कि लिटिल रेड राइडिंग हुड नानी के यहाँ जाने के लिए वहाँ फुटपाथ पर पुरखती देखेगी। हर कहीं बिकाऊ है कि साइन बोर्ड नजर आते थे। इमारती लकड़ी का बाजार बहुत बुरे हाल में था। शेयर बाजार अभी अभी लुढ़का था और अर्थव्यवस्था मंदी हो गई थी। एक सड़क पर मुझे बिकाऊ है का साइन बोर्ड दिखा जो बाकी से ज्यादा पुराना था। यह पुराना दिख भी रहा था। एक दिन इसके पास से गुजरते हुए मैं मालिक से टकराया जो परेशान हाल था। मैंने पूछा, आप अपने मकान का कितना मांग रहे हैं? मालिक मुड़ा और कमजोर मुस्कान देते हुए बोला, मुझे प्रस्ताव दें। यह 1 साल से ज्यादा समय से बिकाऊ है। कोई भी इसे देखने तक नहीं आता। मैं इसे देखूंगा, मैंने कहा, और मैंने आधा घंटे बाद उसकी मांगी कीमत से $20,000 कम में मकान खरीद लिया। यह 2 बेडरूम का सुंदर छोटा मकान था जिसमें सभी खिड़कियों पर प्यारी सजावट थी। यह हल्का नीला था जो भूरापन लिए था और यह 1930 में बना था। अंदर पत्थर की एक सुंदर फायरप्लेस और 2 छोटे बेडरूम थे। किराए पर उठाने के लिए यह आदर्श मकान था। मकान दरअसल $65,000 का था, लेकिन मैंने उसका सौदा $45,000 में किया था। मैंने मालिक को $5,000 का डाउन पेमेंट दिया। मकान अच्छा था। समस्या सिर्फ इतनी थी कि कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता था। मालिक 1 सप्ताह में मकान खाली कर गया। वह इससे पीछा छुड़ाकर खुश था और मेरा पहला किराएदार उसमें रहने आ गया जो स्थानीय कॉलेज में प्रोफेसर था। मॉर्गेज खर्च और मैनेजमेंट फीस देने के बाद मेरी जेब में हर महीने लगभग $40 आ जाते थे। यह ज़्यादा रोमांचक नहीं था। 1 साल बाद ओरेगन का रियल एस्टेट बाजार मंदी से उबरकर बढ़ने लगा। कैलिफोर्निया के निवेशक, जिनके पास चढ़ते रियल एस्टेट बाजार से मिले पैसों की गर्मी थी, उत्तर की ओर आ रहे थे और ओरेगन तथा वॉशिंगटन में खरीदारी कर रहे थे। मैंने वह छोटा मकान कैलिफोर्निया के एक युवा दंपत्ति को $95,000 में बेच दिया, जिन्हें यह बेहतरीन सौदा लगा। लगभग $40,000 का मेरा कैपिटल गेन 1031 टैक्स सहित एक्सचेंज में रख दिया गया और मैं इस पैसे को लगाने के लिए किसी दूसरे मकान की खरीदारी में जुट गया। 1 महीने के भीतर मुझे बीवर्टन, ओरेगन में इंटेल प्लांट के ठीक पास 12 यूनिट का एक अपार्टमेंट हाउस मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उस जगह की क्या कीमत है। यहाँ भी वे बस इसे बेचकर जैसे तैसे पीछे छुड़ाना चाहते थे। $450,000 की इमारत के लिए मैंने $275,000 का प्रस्ताव दिया। वे $300,000 में तैयार हो गए। मैंने इसे खरीदा और 2 साल तक अपने पास रखा। उसी 1031 एक्सचेंज प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए हमने उस इमारत को $495,000 में बेच दिया और इस पैसे से फिनिक्स, एरिज़ोना में 30 यूनिट की अपार्टमेंट इमारत खरीद ली। हम तब तक फिनिक्स जाकर रहने लगे थे और हमें वैसे भी बेचने की आवश्यकता थी। जो मंदी का हाल पहले ओरेगन बाजार का था, वही इस वक्त फिनिक्स के रियल एस्टेट बाजार का भी था। फिनिक्स में 30 यूनिट की अपार्टमेंट बिल्डिंग की कीमत $875,000 थी, जिसमें $225,000 का डाउन पेमेंट करना था। 30 यूनिट से आने वाला कैश फ्लो हर महीने $5,000 से थोड़ा अधिक था।